अब हमें देखना है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स को, इसका डीहाइड्रोजिनेशन करना है। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का रिमूवल करना है। किसका रिमूवल करना है? हाइड्रोजन का। ठीक है, जैसे हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, अब बड़े ध्यान से यहां पर देखना। क्या हो रहा है? तो हमने जैसे यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल को लिया। सारी का आवाज आ रही है ना बेटा? CH3CH2 CHHOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कॉपर के साथ में कराई है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करा दी है इसकी रिएक्शन। ठीक है, ये कॉपर ट्यूब लेते हैं हम, इस कॉपर ट्यूब के अंदर इस अल्कोहल को डाला, 1 डिग्री अल्कोहल को हमने डाला और इसकी रिएक्शन करा दी। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का? CH2 C डबल बॉन्ड OH। कैसे बना? तो देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल गए, ये निकल गए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहां पर लग गया। इज इट क्लियर? तो आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस H2। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं यहां पर, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो बनी बात है क्या बनेगा? बताइए। ये लिया CH, यहां लगाया OH, किसी चीज में कोई फर्क नहीं आना है, रिएक्शन एज इट इज होनी है, बस आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। यानी इस H की जगह कौन आ जाएगा? ये CH3 आ जाएगा। ठीक है, बस यही तो होना है। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये लग गया CH3। यानी आपका प्रोडक्ट कौन बना है? कीटोन। ठीक है, जबकि अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को यहां पर लेते हैं तो क्या बनेगा बच्चों? CH3 CH3 CH3, ये लगा हुआ है OH, Cu वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, यहां भी हमने Cu लिया था, रेड हॉट ट्यूब थी, उसके अंदर वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां पर अब डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर यहां पर क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाती है। क्या हो जाती है? और डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। और जब यहां से वाटर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां से साथ में कौन निकला? H2। जबकि यहां पर हमेशा साथ में कौन निकलता था? H2 निकलता था। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब हम आगे देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। जैसे हमारा ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में? NaOH के साथ में करा दी है। तो क्या बनेगा यहां पर? क्या बनेगा? क्या निकल जाएगा? बोलो शर्मा जी। H2O निकल जाएगा। जी नहीं, फिनॉल एसिडिक होता है नेचर में। कैसा होता है? तो ये H+ देता है, और ये जो H+ रहता है, याद रखिएगा, ये OH के साथ में रिएक्ट करता है, और OH के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन करेगा ONA। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है ये, सोडियम फेनॉक्साइड। किसका फॉर्मेशन हुआ?
सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और साथ में आपका ये H2O निकल गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जस्ट मैंने अभी हाल आपको क्या बताया, फिनॉल्स जो रहते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली एसिडिक होते हैं। और ये एसिडिक प्रॉपर्टी किस में नहीं होती है? साइक्लिक अल्कोहल में नहीं है ये। ठीक है, OH प्लस NaOH। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो डू नॉट रिएक्ट नॉर्मली। हाँ, अगर हम मिथाइल अल्कोहल वगैरह लेते थे उसमें NaOH को अगर हम डालते हैं, उसमें NaOH को डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन नहीं, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन नहीं, इस बात को याद रखना। यहां पर NaOH का हमने कैसे सॉल्यूशन डाला है? एक्वस डाला है, एक्वस डाला है इसके अंदर। ठीक है, जबकि अगर मिथाइल अल्कोहल के साथ में उसकी रिएक्शन कराते थे, यानी मिथाइल अल्कोहल के अंदर NaOH को जब हम घोलते थे तो आपने देखा था वहां भी सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, पर ये साइक्लिक अल्कोहल जो है ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा। ये भी ऐसा नहीं है एसिडिक नहीं होता है, होता है, पर ये लेस एसिडिक होता है। कैसा होता है? कंपैरेटिवली लेस एसिडिक होता है। ये लेस एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि एसिडिक जो नेचर रहता है डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? बोलिए भाई, इतना तो पढ़ा था जीओसी में, स्टेबिलिटी ऑफ, वेरी गुड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहां पर कॉन्जुगेट बेस देखें हम कितना स्टेबल है। तो जैसे हमने ये लिया फिनॉल, इसमें से हमने H+ निकाल दिया, तो यहाँ फैन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फैन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। O-। अगर सोडियम लगा देते तो हम इसे क्या बोलते? सोडियम फैन ऑक्साइड बोलते। ये O- लगा दिया। अब O- आपको मालूम है क्या करेगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और आप इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना सकते हो। सभी लोग बना सकते हैं ना? तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ऑक्सीजन पर क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर को हमें एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो डबल एरो से चलेगा इसका डीलोकेशन। तो अगला चार्ज कहां पहुंच जाएगा? थर्ड पोजीशन पर। ये सब हमने बनाने सीखे थे, है ना? यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड से वो लगा रहेगा, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा। अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ये क्या करेगा? ये यहां पर जाएगा, दूसरा एरो यहां पर आएगा। तो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो चलेगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट में ये क्या करेगा? ये यहां पर और ये वापस यहां पर, तो वापस अपना वही का वही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा विद डिफरेंट बॉन्ड्स। और ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो सारे स्ट्रक्चर आपके कैसे हैं? सेम है। ये आ गया ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन हुआ है किसका? नेगेटिव चार्ज का। जबकि अगर हम किसे लेते हैं? सिंपली एल्कोहल को लेते हैं, यहां से हमने किसे निकाल दिया? H+ को निकाल दिया। तो यहां क्या आ गया बेटा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये स्टेबल नहीं है, ये कैसा है? अनस्टेबल है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्क ऑक्साइड। क्या बन गया? एल्क ऑक्साइड आयन, ये बन गया। और ये कैसा होता है? अनस्टेबल। जबकि यहां पर डीलोकलाइजेशन हुआ है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से ये कैसा है? स्टेबल है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम डीलोकलाइजेशन विदाउट नेगेटिव चार्ज भी करा सकते हैं। डीलोकलाइजेशन
विदाउट नेगेटिव चार्ज, विदाउट नेगेटिव चार्ज, बिना नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन को हम लोग करा सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा ये OH यहाँ पर लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन पर आपको मालूम है दो दो लोन पेयर होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे दे, कोई जरूरी नहीं है H+ के थ्रू ही हम कराएं। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिया, बड़े गौर से यहां पर देखना बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसने अपना नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं? ठीक है। और जब ये से यहां दे रहा है तो नेगेटिव चार्ज के साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, लोन पेयर भी जा रहा है, तो डबल एरो चलेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो जस्ट, लोन पेयर इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हमें याद रखना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, पहले मॉलिक्यूल पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो बाकी मॉलिक्यूल्स पर भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक नेगेटिव आ जाएगा तो एक पॉजिटिव भी रहेगा, या पॉजिटिव आ जाएगा तो एक नेगेटिव भी रहेगा। क्लियर है? अगली कैनोनिकल फॉर्म आप इसकी बना सकते हो, ये यहां से यहां गया, ठीक है। हालांकि आप लोग खुद बना लोगे, पर मैं फिर भी आप लोगों की प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। ऑक्सीजन पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये H रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज कहां आ गया। अब मुझे क्या आप बता सकते हो यहां पर कुछ गलती हो रही है कि नहीं हो रही है, बोलो भाई, किसी स्ट्रक्चर में कोई गलती दिखाई दे रही है, किसी स्ट्रक्चर में कोई गलती दिखाई दे रही है, कौन सी? वेरी गुड, शाबाश शर्मा जी। यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा जब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जरा थोड़ा सा इसका ख्याल रखा करो, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। ठीक है, यहां पर क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया, लोन पेयर दिया ना, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म में क्या होगा, ये यहां गया और ये यहां पर गया, तो अगली कैनोनिकल फॉर्म में नेगेटिव चार्ज वापस पहुंच गया कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पर, डबल बॉन्ड से OH लगा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये था आपका, यहां आ गया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म में ये यहां और ये वापस यहां पर। तो जरूरी नहीं है कि इसने H+ निकाला हो तभी यहां पर डीलोकलाइजेशन चल रहा है, बिना H+ को निकाले भी डीलोकलाइजेशन यहां पर चलता रहेगा, क्योंकि इस पर क्या है, एक लोन पेयर है। ठीक है, एक लोन पेयर है, ये वापस अपने आप में न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये वापस अपने आप न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने ये क्यों बनाया स्ट्रक्चर, इस बात को क्यों सीखा, इसलिए सीखा कि अगर यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन मौजूद है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है, इसलिए OH का निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, यहां से O का निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। समझना बात को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं मैं आपसे। कहेंगे फिनॉल क्यों एसिडिक है, व्हाई इट इज एसिडिक, फिनॉल क्यों एसिडिक है एल्कोहल के कंपैरेटिवली, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कॉन्जुगेट बेस इसका स्टेबल है, एक चीज तो ये कहोगे, और दूसरी चीज आप ये कहोगे क्या, कि यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इस बॉन्ड को तोड़ना अब मुश्किल हो गया, सो डिफिकल्ट टू ब्रेक। कौन से बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो गया, इसीलिए OH पूरा ना निकलकर यहां से सिर्फ कौन निकलता है, H+ निकलता है। ऑक्सीजन पर जब इसने डबल बॉन्ड बनाया तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां समझो बेटा मायरा, इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कस के अपनी ओर खींचना चालू कर दिए, जब कस के खींचेगा तो हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीजन तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से लोन पेयर देने की वजह से इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो अब तो और कस के इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया।
तो हाइड्रोजन के पूरे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के निकलेगा, तो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, इसलिए आपका ये एसिडिक होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमने ये देखा था कि इन एल्कोहल्स, एल्कोहल के अंदर किस टाइप की रिएक्शन होती थी। जैसे आपका ये OH लगा हुआ है, यहां पर H लगा हुआ है, इसमें किस टाइप की रिएक्शन होती थी। वी हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, भाई इसे हटाकर किसी दूसरे ग्रुप को लगाते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती थी, एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती थी, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी इन फिनॉल, फिनॉल के अंदर इतनी इजीली नहीं होगी। समझ में आ गया एक बात? नहीं आई? ठीक है, अच्छा, अगर फिनॉल मौजूद है तो उसमें कौन सी रिएक्शन इजीली हो जाएगी? तो आपको मालूम है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जो फिनॉल रहते हैं, फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और रिंग एक्टिवेटिंग होगा कि डीएक्टिवेटिंग होगा? रिंग, हाँ वेरी गुड, बस डी लिख दिया तो डीएक्टिवेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एक्टिवेट नहीं करेगा, जानबूझ के मैंने डी लिखा था, बस डी देख दिया तो डीएक्टिवेटिंग बोलना चालू कर दिया। ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा, किस चीज के लिए? फॉर, अरे रिंग को एक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन देकर, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएगा कि नहीं? तो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ तेजी से दिमाग चलाया करो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये इजी कर देता है, ठीक है। जैसे देखना, अगर हम नॉर्मल बेंजीन पर नाइट्रेशन कराते हैं तो वो इजीली नहीं होती है, पर अगर फिनॉल के ऊपर हम नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा? बहुत इजीली होगी। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या चाहिए? डाइल्यूट HNO3 चाहिए, इतना ही सफिशिएंट है। जबकि नाइट्रेशन कराते थे तो हम क्या लेते थे? HNO3 और प्लस H2SO4 दोनों लेते थे, बेंजीन के ऊपर कराते थे HNO3 और H2SO4 दोनों लेते थे। यहां पर डाइल्यूट HNO3 इज सफिशिएंट, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। और ये NO2 को कहां लगा देगा? बहुत इजीली ऑर्थो और पैरा पर लगा देगा, ठीक है। तो इसे इसने रिएक्टिव बना दिया, ठीक है। वाइल विद बेंजीन, बेंजीन के लिए क्या चाहिए पड़ता था हमें? फॉर नाइट्रेशन concentrated HNO3 with H2SO4 is required, ठीक है। कॉपी करना है। अब हम देखने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स। तो सबसे पहले तो मुझे बता, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी वजह से है? स्ट्रेंथ is due to stability of conjugate base बोल दो, या फिर यहां पर conjugate base का नाम क्या है?
फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस का नाम क्या है? फेनॉक्साइड। तो हम यहां पर डायरेक्टली इसका नाम ले सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन। तो जहां नाम ले सकते हो वहां नाम ले लो। मैंने एक जनरल टर्म बताया था। अब जैसे मैं बोलूं तुम लोग कौन हो, लड़की है, तो अब ये थोड़ी ना होगा मैं हर बार जाऊं तुम्हारे घर पे जाऊं, ए लड़की ए लड़की, बुरा लगने लगेगा कि नहीं? जो तुम्हारा नाम है वही नाम लेना पड़ेगा इंडिविजुअली जब तुमसे बात करेंगे, है ना? तो वैसे ही बेटा यहाँ पर भी जब इंडिविजुअल कोई कॉन्जुगेट बेस बनाए और आपको उसका नाम आता है तो आप उसका नाम लिखो, उसके नाम को वहां दो, यही कीवर्ड बनता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, कीवर्ड से परेशान रहते हो, वही तो मैं दे रहा हूं कि आपको क्या कहना है। तो फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है ना। अब देखो कोई भी वह ग्रुप जो इस फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को, फेनॉक्साइड आयन क्या होता है मालूम है ना? अब ये भी तो बताया मैंने कि यहां पर ये OH लगा हुआ है फिनॉल में, और हमने इसके H+ को निकाल दिया, और जैसे ही H+ को निकाला तो O नेगेटिव आ गया, H+ यहां से चला गया। ये क्या नाम है? फेनॉक्साइड आयन। अब इस फेनॉक्साइड आयन की जो भी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो इसका मतलब वो एसिडिक नेचर को और बढ़ाएगा। जो भी फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एनी ग्रुप which increases which will increase stability of phenoxide ion will increase acidic strength। और जो ग्रुप इस फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा वो क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? वाइस वर्सा। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप लगना चाहिए यहां पर अगर हमें एसिडिक नेचर बढ़ाना है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? बोलो भाई। मायरा, डोनेटिंग लगेगा। वेरी गुड बेटा, खूब नाम रोशन करोगी हमारा तुम। रोशनी में ही रोशन करोगी तुम, सूरज के अंदर जाकर रोशन करना, वहां दिया जलाना हमारे नाम का, है ना? अरे ये बताओ, चार्जेस आर, ये नेगेटिव चार्ज बर्डन है, ये बर्डन है ना। अगर ये बर्डन है तो जो इसे निकालेगा तो वो इसे ज्यादा स्टेबल करेगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लेकर तुम और बोझ बढ़ा दो, कहो कि कहो खुश हो, 10 किलो की बोरी रख दूं मैं तुम्हारे सर पर, 2 घंटे तक खड़ी रहो बेटा, मैं 20 किलो की और रख दे रहा, मैं कहूंगा आप खुश हो? तो सर बचा लो, मैं 50 किलो की और रख दूं, मैं कहूंगा खुश हो? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रहते हैं क्या रहते हैं? सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप will increase एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कर रहा है, किसे स्टेबल कर रहा है? फेनॉक्साइड आयन को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, आगे समझ में। चलो, अब एक चीज मुझे बताना, जैसे अगर मैं यहां पर ये बनाऊं आपके सामने, मैंने ये बनाया फिनॉल, ठीक है, मैंने यहां पर बनाया फिनॉल और इस पर लगा दिया NO2 ग्रुप। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल कहेंगे हम इसे, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और मैंने ये OH लगाया और यहां पर लगा दिया OCH3 ग्रुप। अगर सिर्फ OCH3 ग्रुप यहां पर होता, फिनॉल नहीं होता, यहां पर OH ग्रुप नहीं होता, तो एनिसोल कहते हैं हम इसे, एनिसोल कहते कि नहीं कहते? पर यहां पर ये लग गया तो आप लिखोगे इसे
मिथॉक्सी फिनॉल, और ये मिथॉक्सी ग्रुप कहां पर लगा हुआ है? पैरा पोजीशन पर, तो पैरा मिथॉक्सी ही मिथॉक्सी फिनॉल। मुझे बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें से किसकी कैसी क्या रहेगी? कौन ज्यादा एसिडिक रहेगा, कौन कम एसिडिक रहेगा? विशाखा, विशाखा, नंबरिंग दो 1 2 3। हाँ भाई सारिका बताओ। सर रुकना, सोच रहे। बस जो नहीं सोच पाया वो नहीं सोच पाया। इतने दिनों से ये चीज याद नहीं रख पाए तुम लोग कि ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। पी मल्टीपल बॉन्ड क्यू। मैंने इतनी बार इसका स्ट्रक्चर बना दिया कि तुम लोग को देख के ही याद आ जाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी -m ग्रुप है मीजोमेरिक से। इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और मीजोमेरिक से भी है। ठीक है। खैर इतनी दूरी पर तो ये काम ही नहीं करेगा इंडक्टिव से, तो इंडक्टिव तो भूल ही जाओ। यहां पर ये कैसा है? ये +m है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। समझ में आ गई ये बात की नहीं आई? तो ये लोन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो फेनॉक्साइड को क्या कर दे? स्टेबल कर दे। तो सबसे ज्यादा कौन है? बनी बात है, ये नंबर 1 हो गया। दूसरे नंबर पे कौन है? फिनॉल हो गया, वेरी गुड। तीसरे नंबर पर थोड़ी जब तक बेइज्जती नहीं करो तब तक समझ में नहीं आता, दरवाजे नहीं खुलते दिमाग के, है ना? ये हो गया ऐसा। जरूरी है, थोड़ी सी डांट खाएंगे उसके बाद ही बताएंगे। समझ में आ गई ये बात बेटा, नहीं आई है? ठीक है। तो देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल के ये अलग अलग फिनॉल के रूप हो गए कि नहीं हो गए? तो आप ऐसी तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे, और क्या तरीका होता है? ऐसे ही तो समझा जाता है। तमाम कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे फिनॉल के, कहा जाएगा बताओ भाई एसिडिक ऑर्डर। तो यही आपका जो लॉजिक है, इसी लॉजिक को लगाकर, इन्हीं इफेक्ट्स को लगाकर, तो अगर आपने ये इफेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, मीजोमेरिक रेजोनेंस 11th में से आपने कायदे से नहीं पढ़ा है, तो क्या आप जवाब दे पाओगे? आप सिर्फ रटते रह जाओगे, आपको शब्द समझ में नहीं आएंगे क्या है उनका मायना क्या है। ठीक है। चलिए अब मैं 2 कंपैरिजन के लिए लगा रहा हूं। एक बनाया मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल, और एक बनाया मैंने मेटा नाइट्रोफिनॉल। बताइए जरा फटाफट। हाँ, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होगा, बिल्कुल सही। और ये वाला एसिडिक नहीं होगा, क्यों? ये होता है पूरा जवाब। मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक काम नहीं करता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां मेटा पोजीशन पर नहीं आएगा। ठीक है। नेगेटिव चार्ज हमेशा कहां आता है? ऑड पोजीशन पर। और मेटा पोजीशन क्या होती है? इवन। ठीक है। तो इससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, ओ एच, ओ एच, मैंने ये लगा दिया NO2, और यहां लगा दिए NO2। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सेकंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बेंजीन ही नहीं है। हाँ, चलो अब बेंजीन लगा रहे हैं हम इसे, वो तो एल्कोहल हो गया ना। हाँ, अब बताइए कौन सा होगा? हाँ, फर्स्ट ही होगा। क्यों होगा फर्स्ट? क्योंकि दोनों मेटा पोजीशन पे हो, मेटा पोजीशन पे क्या नहीं होता है ना? पर देखो ज्यादा एसिडिक कौन है, याद रखना ये। ठीक है। इसका रीजन कल बताएंगे आपको। ठीक है। चलिए, थैंक यू।